स्वागत है आप सबका पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग लगातार पेट और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की लगातार तैयारी कर रहे हैं। उस क्रम में आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा डिटेल में आने की आवश्यकता नहीं है, तो जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, जितना मैं लिखवाता जा रहा हूँ, उतना लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर आने की संभावना बहुत कम है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को। विजयनगर साम्राज्य 1336 एडी में, एडी में ईस्वी, दो व्यक्ति थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दो व्यक्ति हरिहर और बुक्का, इन दोनों लोगों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके गुरु थे गुरु विद्यारण्य। उनके आशीर्वाद से, देखिए, इनके बारे में जो कहा जाता है कि इनको मुगल सम्राट खिलजी ले गया था, कि खिलजी वंश का शासक था, और वहाँ से छूटकर जब ये इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए, इन दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तब जब लौट कर आए तो इनके गुरु गुरु विद्यारण्य मिल गए। उन्होंने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? तो इन्होंने वापस हिंदू धर्म स्वीकार किया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। गुरु का नाम क्या है? गुरु विद्यारण्य। याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आ जाता है। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। संगम वंश 1336 से 1485, इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। उसके बाद सालू वंश हुआ, 85 से लेकर 1505 तक नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद तुलुब वंश आता है, 1505 से लेकर 1570 तक वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी। आप लोगों ने एक नाटक देखा होगा, तेनालीराम। तेनालीराम जिन राजा के दरबार में थे, उनका नाम था राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय इसी तुलुब वंश के ही शासक रहे थे। उसके बाद अराविडू राजवंश, और अराविडू राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था तिरुमल। तो ये 4 राजवंश रहे यहाँ पर, संगम, सालुब, तुलुब और अराविडू। 4 राजवंशों ने शासन किया था इस पूरे साम्राज्य पर। अब महत्वपूर्ण शासकों का देख लेते हैं, जिसमें एक प्रमुख शासक है देवराय द्वितीय, जिसको प्रोण देवराय भी कहा जाता है। ये संगम वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। इसकी उपाधि थी गज बेटकर। ये हाथियों का शिकारी, जिसकी हिंदी अनुवाद है गज बेटकर, इसकी उपाधि थी। दूसरा था दक्षिणापथ चक्रवर्ती। देखिए, एक उत्तरापथ था, एक दक्षिणापथ था। दक्षिण की तरफ का जो रास्ता था, और एक उत्तरापथ था जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। तो ये दक्षिणापथ के का चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती जिसका आसपास किसी ने विरोध ना किया हो राजा बनने के लिए। बात करते हैं हम कृष्णदेव राय की। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, तुलुब वंश के थे, इसे ऊपर बताया भी था। इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र भोज, यहां से प्रश्न बन जाएगा कि आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय हैं, जिनको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी उपाधि की बात करी जाए तो इनकी उपाधि थी यवनाचार्य प्रतिष्ठापनाचार्य। यवनाचार्य प्रतिष्ठापनाचार्य इनकी उपाधि थी। ये प्रश्न आ जाता है कि ये उपाधि किसकी थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे अमुक्त माल्यद। ये राजनीति पर तेलुगु भाषा की रचित रचना है। अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? कृष्णदेव राय। दूसरी है जामवंती कल्याणम, संस्कृत का एक नाटक है। अगर निर्माण कार्य की बात की जाए तो इन्होंने हजारा राम मंदिर की स्थापना की। 1000 खंबे थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया हजारा राम मंदिर। दूसरा, विट्ठल स्वामी मंदिर की भी स्थापना की थी। इनकी पत्नी का नाम था नागल देवी, और उन्हीं की याद में नागालपुरम नामक नगर बसाया। नागालपुरम नामक नगर बसाया इन्होंने अपनी पत्नी नागल देवी की स्मृति में। इनके दरबार में 8 प्रसिद्ध विद्वान थे। तो अकबर में नवरत्न, तो इनके 8 रत्न थे। कौन कौन से? अलसानी पेडाना, पहले व्यक्ति का नाम है अलसानी पेडाना। ये राइटर थे, और इन्होंने मनु चरित्र के लेखक हैं ये। और इन्होंने आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। इनको आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है अलसानी पेडाना को।
और ये मनु चरित्रम के लेखक हैं। दूसरे व्यक्ति हैं नंदितमन और ये परिजाता प्रहरण के लेखक हैं। अन्य व्यक्ति हैं मादेगिरी मल्लन, धुर्जटी, आयल रुजु, रामभदुरु, पिंगली सूरन, रामचंद्र और तेनाली रामकृष्णा। तेनाली रामकृष्णा के किस्से तो हम लोगों ने सुने हैं, तेनाली राम के किस्से, तो वो इन्हीं कृष्णदेव राय साहब के दरबार में थे। अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो उसके स्रोत क्या है, कहाँ से हमको इनके प्रशासन के बारे में मालूम पड़ता है, तो 3 स्रोत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कुछ अभिलेख मिले हैं। अभिलेख क्या होता है, शिलापट या किसी भी चीज पर लिखा हुआ लेख, वो कहलाता अभिलेख। कहाँ के अभिलेख है, चनरय पटन अभिलेख से मालूम पड़ता है, मित्र अभिलेख से, कौंड बिंदु अभिलेख से मालूम पड़ता है। देखिए कई बार प्रश्न आ जाता है, जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग अभिलेखों को पढ़ेंगे, जिसमें अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इनके अभिलेख जहाँ से इनके प्रशासन के बारे में मालूम पड़ता है, 3 अभिलेख है, चंद्रय पटन अभिलेख, मितर अभिलेख और कौंड विदु अभिलेख। प्रश्न आ जाएगा कौंड विदु अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो कृष्णदेव राय से है। अगर हम राजकीय आदेश की बात करें जो हमको मिला है, तो कन्नड़ लिपि में लेख लिखे हुए हैं। इतिहास का जिनने उल्लेख किया है उनका नाम है वर्ड स्टीन। उनकी पुस्तकें हैं प्रेजेंट स्टेट एंड सोसाइटी इन मेडिवल साउथ एशिया, प्रेजेंट स्टेट एंड सोसाइटी इन मेडिवल साउथ एशिया। दूसरी पुस्तक है विजयनगर, द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये 2 पुस्तकें हैं इनकी। राइटर का नाम है वर्ड स्टीन, और इन दोनों पुस्तकों से भी हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनकी जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी, वंशवाद थी, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। राजा को राय कहा जाता, जैसे कृष्णदेव राय, और उसको ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। एक आता है उस सिद्धांत को कहते हैं ईश्वरीय सिद्धांत। आप लोग देखेंगे कि आगे चलकर मध्यकालीन भारत में कई शासकों ने इसको स्वीकार किया है कि राजा बराबर है ईश्वर के। यहाँ सिंहासन का जो उत्तराधिकार था वंशानुगत था, राजा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। अगर हम प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो प्रांत को कहा जाता था मंडलम। प्रांत को क्या कहा जाता था, मंडलम। जिले को बलनाडु, परगना को नाडु, और गांव के समूह को मेला ग्राम, और गांव को उर कहा जाता था। तो मंडलम, बलनाडु, नाडु, मेलाग्राम, उर, याद कर लीजिएगा। मंडलम क्या है, प्रांत है, बलनाडु क्या है, जिला है, नाडु परगना है, मेलाग्राम गांव का एक समूह है, और उर गांव है। अगर हम इनके अधिकारियों की बात करें तो रायसम सचिव होता था, जिसका नाम होता रायसम। कर्डिकम अकाउंटेंट, जो कि इनका लेखा जोखा रखा था। सेनबोर लिपिक, मान्य प्रधान गृह मंत्री होता था, और मुद्राकर्ता शाही मुद्रा रखने वाला व्यक्ति। तो कई बार आ जाता है कि रायसम कौन था, सचिव होता था, कर्णिकम अकाउंटेंट है, सेनबोर लिपिक है, मान्य प्रधान गृह मंत्री है, और मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला व्यक्ति है। जो केंद्रीय राजस्व विभाग होता था उसको अथवन कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या कहा जाता, अथवन। और सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था, सैन्य विभाग को कंदाचार। ये जो संगम शासक थे ये शैव धर्म यानी कि भगवान शिव को मानने वाले थे, और इनके जो ईश्वर थे जिसको मानते थे उनका नाम था विरूपाक्ष। ये मुख्यतः शैव थे, शैव में शिव धर्म को मानने वाले, और इनके जो गुरु थे पारिवारिक देवता थे उनका नाम था विरूपाक्ष। अब कुछ सिक्के चलते थे, सोने के सिक्का को बरहा या पेगोडा कहा जाता था। बरहा का आधा हिस्सा होता था उसे प्रताप कहा जाता, और बरहा का 10वां हिस्से को कड़म कहा जाता था। चांदी के सिक्के को तार, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ये तो पुराना ही नाम चल रहा है जीतल, तांबे के सिक्के को। तो सोने के सिक्के को बरहा या पेगोडा, बरहा के आधे हिस्से को प्रताप, 10वें हिस्से को कड़म, चांदी के सिक्के को तार, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता है। इनके यहाँ जो व्यापारी होते थे उनको चेट्टी कहा जाता था, व्यापारियों को चेट्टी, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में महत्वपूर्ण है। ये मध्यकालीन भारत का एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसने राज्य सेवाओं में महिलाओं को भी स्थान दिया। जो राज्य की नौकरियां होती हैं, सेवाएं होती हैं,
उसमें महिलाओं को स्थान देने वाला प्रथम मध्यकालीन भारत का राजा था या साम्राज्य था। आप देखेंगे प्राचीन भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान मिलते हैं जहां पर महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के काम किया, लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऐसा कम मिलता है, क्योंकि जितना भी था वो इस्लामिक धर्म को मानने वाला था, पर्दा प्रथा थी, इसलिए महिलाओं को उतना स्थान नहीं मिलता था। लेकिन इस राज्य में महिलाएं भी युद्ध में भाग लेती थीं और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, तो महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान है। इनके यहाँ जो मंदिर स्थापत्य की शैली होती थी उसको प्रोविदा शैली कहा जाता था। ये बेसर शैली का ही उदाहरण है। हम्पी में विट्ठल स्वामी पत्थर का रथ और हजारा रामास्वामी मंदिर प्रमुख हैं। विट्ठल स्वामी पत्थर का रथ और हजारा रामास्वामी मंदिर प्रमुख हैं। अगर हम तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्य को देखें तो अमुक्त माल्यद जो कृष्ण देव राय ने लिखी है, अभी हम लोगों ने देखा था, मनु चरितम अल्लासानी पेदन्ना ने लिखी है, बसु चरितम भट्ट मूर्ति ने लिखी है, राघव पांडवियम पिंगली सूरल ने लिखी है, पांडुरंग महात्मा तेनालीराम की रचना है। तो ये कुछ 5 रचनाएं हैं, महाकाव्य है, जो इस काल के हैं। इनको याद कर लीजिएगा और परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहेगा। ठीक है बेटा। तो विजयनगर साम्राज्य को वैसे पढ़ने को इतिहास में तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, लेकिन हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब कल से हम लोग थोड़ा सा कृष्ण भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मुगल साम्राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन किया, पढ़ा और परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा और खूब आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।